तो सबसे पहले सर पीएलएफ में जन साहित्य उत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निवेदिता शर्मा हूँ। मैंने पीएचडी एकेडमिकली मैंने स्टडीज किया है सिनेमा में, और अभी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दिल्ली से मैं इंडियन सिनेमा पर ही पोस्ट डॉक कर रही हूँ। और आज का जो सत्र है हमारा वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा की नई खिड़की, उससे जुड़े अवसर, उससे जुड़ी चुनौतियों पर बेस्ड होगा, जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में अविनाश दास जी हैं, गजेंद्र श्रोत्रिय जी हैं, अजीत राय जी हैं, थोड़ी देर में अजय ब्रह्मात्मक जी जुड़ेंगे। हम सवाल लें उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सबके बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी, जिससे कि दर्शकों को भी शरीर के बारे में और वो थोड़ा अधिक जान सकें। अविनाश दास जी, आप जाने माने फिल्म निर्देशक और स्क्रीन राइटर हैं। पत्रकारिता से आपने शुरुआत की और बाद में सिनेमा पर बेस्ड प्रोग्राम भाषा तलब के लिए जाने गए। आपकी पहली फीचर फिल्म अनारकली ऑफ ऑरा 2017 में रिलीज हुई। फिल्म अपने अनकन्वेंशनल और विमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट के चलते काफी चर्चा में रही, और हालिया वेब सीरीज शी भी आपने को डायरेक्ट किया। गजेंद्र श्रोत्रिय जी, बाय क्वालिफिकेशन आप इंजीनियर और एमबीए फाइनेंस हैं, और बाय पैशन फिल्म मेकर हैं। लगभग एक दशक से आप स्क्रीन प्ले राइटिंग कर रहे हैं और 10 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं। 2010 में राजस्थानी में बनी भोबर से फिल्म मेकर के रूप में आपकी पहचान बनी। 2012 में भोबर थिएटर्स में भी रिलीज हुई। वहीं 2019 में आपकी दूसरी फीचर फिल्म आई कसाई। फिल्म फेस्टिवल में काफी अवार्ड जीत चुकी है, और कसाई ओटीटी प्लेटफॉर्म शेमारू मी पर देश भर में रिलीज हुई। अजित राय जी, पिछले 30 वर्षों से आप देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन में साहित्य, रंगमंच, सिनेमा और संस्कृति के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर लिखते रहे हैं। आप कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की ज्यूरी में शामिल रहे हैं। उत्कृष्ट नाटक समीक्षा के लिए आप अनेकों सम्मान और पुरस्कार पा चुके हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और बहुत दूसरे पत्र पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं। इन दिनों फ्रीलांस राइटिंग कर रहे हैं और लगभग 15 पुस्तकें जल्द प्रकाशित हो रही हैं। सर, इस समय हम देश में अगर देखें तो छोटे बड़े मिलाकर 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टिंग हैं। और ट्विटर से अगर हम कंपेयर करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, तो कल व्यूइंग बहुत बदला है। जब आप बिग स्क्रीन पर सेल्यूलॉइड पर फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए और पूरी तरह से फिल्म के साथ एक होकर फिल्म को देखते आते हैं, सिनेमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब जो एक व्यूइंग का एक बहुत ही प्राइवेट एक्सपीरियंस है, अगर कहीं कोई सीन भी ग्रिपिंग नहीं है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकल जाते हैं। तो एज अ फिल्म मेकर, अविनाश जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप एज अ फिल्म मेकर, एज अ कंटेंट मेकर, आप कैसे देखते हैं कि कैसे ये कितना चैलेंजिंग है, या क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? यार, ये पहला ही सवाल मुझसे आपने पूछ दिया, जबकि विद्वान अजित राय जो है वो मौजूद है यहाँ पे, है ना। गजेंद्र जी की दो फिल्में जो है ओटीटी पे आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ओटीटी ने संभावनाओं के द्वार तो खोले ही हैं, और कहानियां आप अपनी तरीके से कहने की कोशिश हर जगह करते हैं। जब आप बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाते हैं तब भी करते हैं, जब ओटीटी के लिए बनाते हैं तब भी करते हैं। मैंने 3 काम ओटीटी के लिए किए हैं। एक तो नेटफ्लिक्स के लिए किया है, एक एमएक्स प्लेयर के लिए किया है, और एक Z5 के लिए किया है। क्योंकि ये पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल है, प्रगतिशील लेखक संघ का एक बड़ा आयोजन है। तो इसके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स के लिए जो काम मैंने किया उसमें एक अलग किस्म की आजादी मैंने महसूस की, क्योंकि हमारे लीडर इम्तियाज अली थे वहां पे, और इम्तियाज अली का चेहरा था। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंसर्न्स जो है वो नेटफ्लिक्स जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके सामने दीवार बन के नहीं रखता है, दीवार बनाकर। लेकिन बाकी जो हिंदुस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो टेलीविजन से शिफ्ट हो रहे हैं, और जो टेलीविजन की अपनी कार्यशैली है कि वो अपने दिमाग में बना के चलते हैं कि मुझे कैसी चीजें परोसनी है अपने ऑडियंस को,
और वो जो उनका एक प्रिपरेशन है वो डायरेक्टर के पास भी जो है वो सामने रखा जाता है, और बहुत सारी सीमाएं बांधने की कोशिश की जाती हैं, रखने की कोशिश की जाती हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि अ, जो इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स हैं, जो इंडी फिल्म्स हैं, उसमें ज्यादा कंटेंट को विस्तार देने की सहूलियतें हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी अपनी तमाम आजाद किस्म का जो उनका फॉर्मेट है उसको महसूसने में थोड़ी उनको तकलीफ हो रही है। और वो जो है धीरे धीरे, मतलब समय के साथ वो आपको अपने अपने तरीके का कंटेंट बनाने का मौका देगा। अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्योस है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में, है ना। और उन सीमाओं को हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दायरे में कितना बेहतर कंटेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसकी जद्दोजहद लगी हुई है। हाँ, बाकी आगे बातचीत अगर खुलेगी तो फिर पारिभाषिक तरीके से और बाद में हम लोग बात करेंगे। जी सर, पहले मैं दोनों विद्वानों को सुन लूंगा, फिर मैं अपने पत्ते खोलूंगा। अजीत जी आप कुछ बताइए, आप इस बारे में आप कैसे देखते हैं कल्चर ऑफ व्यूइंग को, कल्चर ऑफ वॉचिंग कैसे बदला है? देखिए, मैंने रविवार 9 फरवरी 2020 को जनसत्ता में एडिट पेज पर एक बड़ा लेख लिखा था इस बारे में कि आखिर ये ओटीटी और वेब सीरीज का पूरा जो प्रसंग है वो क्या है और कैसे इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप सबको थोड़ा सा मैं उसके हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक वैसे हैं जो शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। दरअसल ये इसकी शुरुआत होती है दुनिया में, जो वर्ल्ड नेटफ्लिक्स ने की थी वो है 28 अगस्त 2015 को, जब उसने पहला एपिसोड अपने पहले बड़े वेब सीरीज का, जिसका नाम है वो जो बनाया था वो पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का ड्रग माफिया था, और उसके सीरीज पर कार्लोस नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च किया। अब आप देखिए कि 2017 में उसका 1 सितंबर 2017 को इस वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ, और उसके बाद नेटफ्लिक्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बात ये आई कि जब नेटफ्लिक्स हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान में उसे कोई ऐसा ही एक कार्लोस जैसा, नार्कोस जैसा और पाब्लो एस्कोबार जैसा एक कैरेक्टर चाहिए था। तो उसने अनुराग कश्यप से उसने संपर्क किया, और चूंकि अनुराग कश्यप उन दिनों बहुत व्यस्त रहे होंगे या उन लोगों के पास कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, तो उन्होंने विक्रम चंद्रा की किताब सेक्रेट गेम्स के राइट्स लिए और उस पर एक सेक्रेट गेम्स 1 बना दी। चूंकि मेरा मानना है, और इसके लिए मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, कि हमारे मुंबईया सिनेमा में कामचोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी हमारे मुंबईया सिनेमा के डीएनए में है, तो कोई भी वहां का जो फिल्म उद्योग है, मेन स्ट्रीम सिनेमा, वो कभी भी ओरिजिनल कंटेंट की ओर जाता ही नहीं है जैसा दुनिया के अन्य देशों में लोग जाते हैं। क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो इंटरनेशनल कारोबार है उसका केवल 0.5% इंडिया में अभी है, और ये शायद सिनेमा के बारे में भी है कि मुंबईया सिनेमा का टोटल कारोबार 0.5% वर्ल्ड रेवेन्यू का है। 99.5% वर्ल्ड रेवेन्यू दुनिया के बाकी देशों में होता है सिनेमा का। तो उसमें फिर अब सेक्रेट गेम्स 2 फ्लॉप हो गई, और उससे नुकसान ये हुआ कि लगभग मेरी जानकारी में नेटफ्लिक्स के 22 जो बड़े प्रोजेक्ट फ्लोर पर आने थे वो ठप पड़ गए, और हजारों लोग बेरोजगार हो गए, और जिनको रोजगार मिलना था वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, और इसकी कहानी भी दिलचस्प है हिंदुस्तान में, कि अरुणाभ नाम के खड़गपुर के एक ग्रेजुएट ने, जो कि आईआईटी खड़गपुर का इंजीनियरिंग का छात्र था, उसने 2012 में अपने उपक्रम से एक यूट्यूब चैनल खोलकर उसने एक वेब सीरीज लॉन्च की जिसका नाम था परमानेंट रूममेट्स। और ये परमानेंट रूममेट्स वो नौजवानों की कहानियां थी जो कि एक अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। अच्छा, अब देखिए कि हिंदुस्तान में 2012 में ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर में ये प्रयोग हो चुका है, और नेटफ्लिक्स तो 2016-17 में आया हिंदुस्तान में, 15 के बाद। तो उसमें फिर
उन लोगों ने ऐसा बनाया, फिर उसका दूसरा सीजन हुआ और इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा। आपने सही कहा कि इस समय 40 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म है और मेरा मानना है कि इस चूंकि कोरोना काल आ गया और साल भर से सारी चीजें ठप थी, तो ये 100-200 ओटीटी प्लेटफॉर्म हो जाएंगे आगे भविष्य में। इसकी वजह यह है कि जब आप दूरदर्शन केवल होता था तो उस समय हमें उम्मीद नहीं थी कि करीब करीब 1200 टेलीविजन के चैनल होंगे। तो उस समय कोई नहीं सोच सकता था। उसी तरह हो सकता है 200, 400, 500 ओटीटी प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में होंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो हो रहा था कि सिनेमा बना लेना जितना आसान है, उसको थिएटर में रिलीज करा देना बहुत ही मुश्किल काम था। ओटीटी ने और वेब कंटेंट ने और इंटरनेट की दुनिया ने इसको आसान कर दिया है। यदि आप में दम है, आपका कंटेंट पावरफुल है, तो आप खुद ही फिल्म बनाकर खुद ही इंटरनेट के माध्यम से उसको रिलीज कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इतने सारे नए लोगों को रोजगार मिले, इतने सारे लोगों को काम मिला और एक संभावनाओं का अनंत आसमान हमारे देश के नौजवान क्रिएटिव लोगों को मिला। और इसकी वजह भी साफ है कि हमारा देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से जो हमारी राजनीति है वो एक दूसरे मोड़ पर चली गई है, जो बिना पढ़े लिखे समझे हर किसी के खिलाफ एक डिमांड कर देती है, जैसे इसको बंद करो, जैसे इसको हटाओ, जैसे इसको। आज जो भी हमारी राजनीति इस देश में चल रही है वो कहीं भी ये नहीं कहती कोई पॉजिटिव चीज कि इसको आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा आगे ले जाओ, इसको ऐसे देखें, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव। जिन लोगों ने पिछले 6 सालों में एक ईंट नहीं जोड़ी है इस देश में, जो देश का भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने केवल तोड़ा है। और इसी तोड़फोड़ में वो डिमांड कर रहे हैं कि वेब कंटेंट बन। तांडव पर भी जो हंगामे हुए, जो कि और उसके लेखक बहुत संजीदा हैं, हम लोगों के मित्र हैं गौरव सोलंकी, जिन्होंने आर्टिकल 15 जैसी एक अद्वितीय फिल्म लिखी है। अब मैं तो मानता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जिस चीजों को लेकर हम पाखंडपूर्ण रवैया अपनाते हैं, तो वो उससे बचने की जरूरत है। और दूसरी जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये सारी प्रॉब्लम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ शुरू से आ रही है, उसकी 2 वजह हैं। एक तो अभी भी भारतीय मध्य वर्ग ने सिनेमा को एक सम्मानजनक आर्ट फॉर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, एक प्रोफेशन के रूप में। यानी कि अब जो महात्मा गांधी और ख्वाजा अहमद अब्बास के बीच लंबी डिबेट हुई थी, खतो किताबत हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी का कहना था कि सिनेमा लोगों को भ्रष्ट करता है, व्यभिचारी और शराबी बनाता है और सिनेमा समाज को बिगाड़ता है। ये पूरी बहस अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे समाज में अधिकतर लोग ये धड़ल्ले से कहते पाए जाते हैं कि सिनेमा लोगों को बिगाड़ता है। और वही मानसिकता हमारे कोर्ट में, हमारी मीडिया में और हमारे समाज के उन उग्र तबकों में पाई जाती है। तो एक तो वो वजह है कि उस तरह से ऐसा है। दूसरा मेरा मानना है कि हमारे देश की श्रेष्ठ प्रतिभाएं अभी भी फिल्म मेकिंग में नहीं आई हैं। हमारे देश की श्रेष्ठ प्रतिभाएं क्राइम में आई हैं, नकली सॉफ्टवेयर बनाने में आई हैं, पॉलिटिक्स में भी आई हैं और बिजनेस में आई हैं। और दूसरे जिन क्षेत्रों में आई हैं वो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आईटी इंडस्ट्री में आई हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिनेमा में नहीं आई हैं, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े देश हैं और जो विकसित देश हैं, वहां जो इको सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है सिनेमा की क्रिएटिव फ्रीडम के लिए, वो हमारे देश में मौजूद नहीं है। क्योंकि यही बात मैं अपनी समाप्त करूंगा सुधीर मिश्रा की बात से, जो कैन फिल्म फेस्टिवल में मुझसे दिए गए एक इंटरव्यू में सुधीर मिश्रा ने कहा था, जब मैंने पूछा कि हमारी फिल्में यहाँ क्यों नहीं कम्पीट करती और हम एक आला दर्जे की वैसी अद्वितीय फिल्में क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ केवल साधनों की कमी और प्रतिभाओं का अकाल ये मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ वैचारिक जो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे यहाँ इतने बड़े मजबूत हैं कि हमें हमारे फिल्मकारों के मन में वो विचारों की स्वतंत्रता और आजादी नहीं है, जिस आजादी को लेकर वो एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है इसके बारे में। अजय ब्रह्मात्मक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। थोड़ी देर से आने के लिए। जी सर। सर, मैं आपसे अभी सवालों की जो हमारा दौर चल रहा था वो आपसे पूछना चाहूंगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप किस तरह से देखते हैं कि जो देखने का एक जो पर्सपेक्टिव था, व्यूइंग का कल्चर है, वो किस तरह से बदला है? इतना सारा कंटेंट एक साथ बन रहा है और देखा जा रहा है।
नहीं, एक बाढ़ ही तो जरूर आ गई है, बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ में बहुत सारी गंदगियां भी आई हैं, बहुत सारे अवांछित चीजें भी आ रही हैं। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अजीत ने अभी कहा कि कोई सेंसरशिप ना हो और कोई पाबंदी ना हो, लोगों को काम करने की आजादी हो, और आजादी मिली। आजादी मिलने की वजह से हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह के वैरायटी के कंटेंट आए, वो एक बहुत बड़ा सबक रहा हमारे लिए। दूसरा, अभी जो डिबेट चल रही है कि थिएटर में लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे फिल्म देखने, और क्या ओटीटी पे ही फिल्में देखते रहेंगे, और फिर फिल्मों का भविष्य क्या होगा, इन सारी बातों पर हम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम विचार करते जाएंगे, उसका हल भी निकलता जाएगा। लेकिन एक चीज तो अब तय हो गई है कि ये ओटीटी हमारे जीवन से नहीं जाने वाला है। ओटीटी हमारे साथ रहेगा, और हमें इसके साथ रहने में फायदा है। दर्शकों को बहुत बड़ा फायदा है। दर्शक एक तो स्टार के चंगुल से निकल जाएंगे। अब जरूरी नहीं, हमने लक्ष्मी में देखा, लक्ष्मी ओटीटी पे आई, अक्षय कुमार की फिल्म थी, जिनकी कोई भी फिल्म 50-60 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं करती है, उसका कोई लेने वाला नहीं था, नाम लेवा नहीं था, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसी प्रकार से बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, जो बॉक्स ऑफिस की वजह से स्टार बने हुए हैं, एक स्टार सिस्टम होता है जिसकी वजह से तय किया जाता है कि इनकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस की। आज देखें कि गजेंद्र की फिल्म आई, गजेंद्र ने कसाई बनाई, कसाई आई ओटीटी पर, वैसे ही एक दूसरी फिल्म भी ओटीटी पर आ रही है। अब दोनों फिल्म समान रूप से एक लेवल फील्ड भी एक जैसा मिला हुआ है। अब ये फिल्म की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ऑडियंस को अपने पास खींच पाती है। आज कसाई देखी जा रही है, कसाई की विद इन लिमिट जो भी ऑडियंस मैक्सिमम हो सकता है वो मिल गया गजेंद्र को। गजेंद्र कभी सोच भी नहीं सकते थे अतीत में कि उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और आम दर्शकों तक पहुंच पाएगी। यह ओटीटी है जिसके जरिए गजेंद्र का यह सपना साकार हो पाया, और उनकी बाकी फिल्में भी आएंगी। मेरा यह मानना है कि हम दर्शकों को, अविनाश दास जैसे फिल्मकारों को, और गजेंद्र जैसे फिल्मकारों को, और सभी युवा फिल्मकारों को इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अविनाश की प्रेजेंस तो हो चुकी है ओटीटी पर, गजेंद्र की भी हो चुकी है, और ऐसे बाकी लोग भी आएंगे। अभी हाल में एक फिल्म आई है विजय दलपति की, विजय सेतुपति विजय दलपति की, मास्टर नाम से। मास्टर फिल्म अभी 13 तारीख को रिलीज हुई थी थिएटर में, और विद इन 15 डेज यह ओटीटी पर आ रही है। आज से यह अमेजोन पर शुरू हो गई है। इसको लेके डिबेट चल रहा है, थिएटर मालिक नाराज हैं, वितरक नाराज हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम हो कि अमेरिकी जो हॉलीवुड की कंपनी है वार्नर ब्रदर्स, उसने तय कर लिया है कि 2021 के स्लेट पर उसकी जितनी फिल्में हैं वे सारी फिल्में एक साथ सिनेमा घर और ओटीटी दोनों जगह आएंगी। मैं पिछले कई हफ्तों से और महीनों से ये बात कह रहा हूं कि अब घर और सिनेमा घर दोनों जगह फिल्में उपलब्ध होंगी। और ये ऑडियंस की चॉइस है। ऑडियंस ये भी हो सकता है कि घर पे एक फिल्म देख ले और फिर उसके बाद जाके थिएटर में देखे, अगर उसको फुलफिलमेंट चाहिए तो, उसको कुछ ज्यादा आनंद लेना है तो। दूसरे, ओटीटी की वजह से ये फायदा हुआ है कि ऐसे फिल्म मेकर, प्रयोगशील फिल्म मेकर, युवा फिल्म मेकर, नए फिल्म मेकर, छोटे बजट के फिल्म मेकर, जिनकी फिल्में थिएटर में भी आती थी, अविनाश को याद होगा उनकी फिल्म आई थी अविनाश अनारकली अपारा, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाई थी ढंग से, और थिएटर में रिलीज भी हुई थी तो ना उन्होंने एक पोस्टर रखा था उसका, और ना उसका कायदे का टाइमिंग दिया था स्क्रीनिंग का। ज्यादातर छोटी फिल्मों के साथ ये बदतमीजी थिएटर में ऑनर करते हैं, इसलिए कि ज्यादा ऑडियंस वहां पहले से वो परसीव कर लेते हैं कि इसको ज्यादा ऑडियंस नहीं मिलने का है। ओटीटी पर यह सुविधा सबसे बड़ी है कि यहाँ ऑडियंस खुला हुआ है सबके लिए, जब जिसको मौका देखे अपनी सुविधा से देखे, खर्च भी कम है। जहां तक फिल्म देखने के आनंद की बात है, एक सौंदर्य की बात है, सौंदर्यानुभूति की बात है, वो अभी भी निश्चित रूप से थिएटर में ज्यादा हो सकता है जहाँ ज्यादा फैसिलिटीज है। लेकिन देश के ज्यादातर थिएटर आप जाके देख लें,
तो गिन चुन के ऐसे थिएटर हैं जहां आर्क लैंप इस इंटेंसिटी का है जो फिल्म का फोकस सही ढंग से कर सके, जहां का साउंड सिस्टम ठीक हो। फिल्म में चलती फिरती तस्वीरें हैं, आम दर्शक को इसका भान नहीं है। 7.1 5.1 साउंड सिस्टम का कोई एहसास नहीं है उसको सामने जो चीज दिख रही है वो देख रहा होता है, उसी में खुश हो रहा होता है। जैसे जैसे ये चेतना बढ़ेगी सिनेमा देखने और समझने की, वो अब देखा जा सकता है। और दूसरी रही बात, जैसा कि लोग कर रहे हैं, अब घरों में ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्में देखने के लिए छोटे स्क्रीन लगा रहे हैं, बड़े स्क्रीन लगा रहे हैं और स्क्रीन पे फिल्में देख रहे हैं। फिल्मों का आनंद उनको आ रहा है घर बैठे। जी निवेदिता। राजेंद्र जी, आप मुझे एक बात कहनी है, इसमें जोड़नी है। वो है कि अजय ब्रह्मात्मक जी की एक बात मैं बहुत पसंद करता हूं। वो कहते हैं कि सिनेमा देखने को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। और यहाँ 2-3 बातों से मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि सिनेमा हॉल खत्म हो जाएंगे, और सिनेमा कभी मर नहीं सकता, जो पारंपरिक तरीका है वो भी चलता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे ही अजय ब्रह्मात्मक कहते हैं कि सिनेमा देखने को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए, वैसे ये सवाल उठता है कि सिनेमा हॉल में टिकट कटाकर देखने की योग्यता और आर्थिक स्थिति हमारे देश में कितने % लोगों की है। और फिर ओटीटी ने इतना बड़ा लोकतांत्रिक दृश्य रचा है हमारे सामने। आप देखिए कि मिस्टर सेन की रिपोर्ट के अनुसार देश के 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग 100 रुपया रोज नहीं कमा पाते हैं। और एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का जो टिकट का कॉस्ट है, अजय जी तो एक चवन्नी चैप नाम से एक ब्लॉग भी चलाते थे। वो चवन्नी क्लास में हम सबने अपने बचपन में 2nd क्लास में बैठकर चवन्नी में और 1 रुपया 4 आने में फिल्में देखी होती हैं। इस समय क्या हो गया है कि सिनेमा को काट कर दर्शकों से एक खास वर्ग में ले जाया गया है, ये मल्टीप्लेक्स और सारे कल्चर में। ओटीटी ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक उसी तरह ब्रेक कर दिया है जैसे आप याद करें कि एक जमाने में क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर होती थी, और जिन लोगों के पास पैसे होते थे वो लोग ही स्टेडियम में जाकर क्रिकेट देख सकते थे। लेकिन जैसे ही वो टेलीविजन पर आया, उसके साथ पूरा ब्लास्ट हो गया और एक जन जन तक क्रिकेट पहुंच गया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, रेस्टोरेंट ने, मॉल ने और बहुत सारे कमर्शियल यूनिट्स ने अपने यहाँ बिग स्क्रीन लगाई क्रिकेट का फाइनल मैच दिखाने के लिए। उसी तरह आने वाले दिनों में होगा कि ओटीटी सस्ते दर में, यानी कि डेटा के फीस के साथ, कई बार आम जनता को सिनेमा देखने का इतना बड़ा अवसर मुहैया कराने जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसमें बहुत सारा होगा, कॉर्पोरेट आएगा, उसका कंट्रोल, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर बहसें हैं कि टेक्नोलॉजी पूंजीवादियों के कंट्रोल में है, वो सब भी होगा। लेकिन इससे ये होगा कि 130 करोड़ के इस देश में कम से कम 100 करोड़ लोगों तक उसकी पहुंच जिस दिन हो जाएगी, उस दिन वो दर्शक उसका मालिक हो जाएगा, उसके पास सुविधा होगी। सिनेमा हॉल में सुविधा नहीं है, उसको नहीं पता, वो जाता है टिकट कटाकर तो उसको मजबूरन पूरे 3 घंटे बैठकर फिल्म देखनी ही होती है, आमतौर पर फिल्म चाहे जितनी भी खराब हो। ओटीटी ने दर्शकों को मास्टर बनाया है और सिनेमा के लोकतांत्रिकरण में ओटीटी का इतना बड़ा योगदान है जो हिस्ट्री में कभी नहीं पॉसिबल हुआ। तो ये एक समाजवादी कदम है और इससे आम जन जन तक सिनेमा की पहुंच हुई है। जितना स्मार्टफोन है वहां तक सिनेमा की पहुंच हुई है, जो कि मल्टीप्लेक्स में 500 रुपए एक औसत आप ले ले तो 500 रुपए तो कई परिवारों का वीकली आमदनी होती है, वो सिनेमा कैसे देखेगा। तो इसलिए मैं अजय जी की बात का समर्थन करता हूं कि सिनेमा देखने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। अजय जी, आप इस पर एक अच्छे से लेख लिखिएगा। शुक्रिया। जरूर जरूर, धन्यवाद। गजेंद्र जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी तक हमने आपको नहीं सुना है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अपॉर्चुनिटीज और उसकी बात करें, अवसर और चुनौतियों की, तो 3 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे बिजनेस में। जहाँ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, एक दूसरा स्टेक होल्डर एक दर्शक है, जो हम यहाँ भारतीय दर्शक की बात करें, और तीसरा है कंटेंट प्रोवाइडर। ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए अवसर और चुनौतियां अलग अलग रूप से ओटीटी बिजनेस के चलने से आई है। उसमें डेफिनेटली
क्रिएटिविटी के अलावा इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है। तो अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ वो दृष्टिकोण एक दर्शक के हिसाब से है कि उसको क्या उपलब्ध हुआ है, उसके लिए क्या, तो डेफिनेटली वो एक समग्र रूप से सभी स्पीकर्स ने उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि डेफिनेटली। और कोरोना पैंडेमिक तो एक वरदान बन के साबित हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो लॉकडाउन पीरियड में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो ओटीटी का जो प्रमोशन जिस तरीके से पिछले साल हुआ है, मेरे ख्याल से उस लेवल पर पहुंचने के लिए 2-3 साल और किसी भी ओटीटी इन सर्विसेज को लग जाते, लेकिन इस एक साल ने उन्हें 4 साल आगे बढ़ा दिया है। तो डेफिनेटली घर घर में जो घुसपैठ ओटीटी प्लेटफॉर्म की इस पिछले साल में हुई है, वो निश्चित रूप से वरदान बनकर साबित हुई है ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। दर्शकों के लिए डेफिनेटली उनके पास चॉइस ही नहीं थी, उन्हें तो कहीं और ऑप्शन ही नहीं था, तो उनके लिए मजबूरन वो इसमें उन्हें देखना पड़ा। तो इसमें दर्शकों का निश्चित रूप से उन्हें जो जिस तरह का कंटेंट देखने को मिला, भले उन्होंने मजबूरी में देखना शुरू किया, लेकिन अब वो उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। तो दैट वे ये एक अवसर जो भारतीय दर्शकों को, मैं भारतीय दर्शकों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जो मिला, तो निश्चित रूप से बिजनेस के हर स्टेक होल्डर को इसका फायदा पहुंच रहा है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहना चाहूंगा वो कंटेंट प्रोवाइडर का है। कंटेंट प्रोवाइडर के लिए अपॉर्चुनिटीज की अजय जी ने भी बात करी है, अजीत जी ने भी बात करी है। तो निश्चित रूप से एक मेरे जैसे फिल्मकार के लिए जो अवसर इससे पैदा हुए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, वो बिना उसके संभव ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले एक फिल्म बना चुका हूँ, वो हमने थिएटर में भी रिलीज करी थी। तो ऐसी छोटी फिल्मों के लिए थिएटर जो है या बॉक्स ऑफिस जो है वो एक एक्सपेंस हेड है, वो रेवेन्यू हेड नहीं है, क्योंकि हमें हमारी फिल्म को सिर्फ ये एहसास एक ठप्पा लगाने के लिए कि थिएटर में रिलीज हुई है, हम एक लिमिटेड रिलीज करते हैं उसकी, और उसके लिए ये कि 1-1.5 करोड़ रुपया जो भी खर्च होना है वो आपका एक्सपेंस हेड है, उसमें बॉक्स ऑफिस में आपकी कोई भी एक टिकट भी नहीं बिकती है। तो वो हम उस अनुभव से गुजर चुके हैं, और मुझे पता है कि छोटी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत भविष्य नहीं होता है। जैसे अभी पिछले दिनों ही एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन थिएटर पे बस उसको एक नाम के लिए डाला गया था कि उसे नेटफ्लिक्स ले ले या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से उसकी डील हो जाए, जो कि इवेंचुअली हो भी गई। बाद में वही फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आई, और निवेदिता आपने तो शायद उसका रिव्यू भी किया है। तो वो फिल्म वाकई में अच्छी फिल्म है, लेकिन हमारे यहाँ बॉक्स ऑफिस जो है वो स्टार ड्रिवन रेवेन्यू बिजनेस है। वो बेसिकली कोई 500 रुपए की टिकट देख के अच्छी फिल्म देखना नहीं चाहता है, वो 500 रुपए की टिकट और परिवार के साथ उसके लिए पिकनिक है वो। तो वो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो प्रोवाइड करता है जिस तरह का एंटरटेनमेंट, वो हमारे परिवारों को वही चाहिए। तो हमारा दर्शक अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो पैसा देकर अच्छा सिनेमा देखने जाए। वो हिट सिनेमा देखना चाहता है, पॉपुलर सिनेमा देखना चाहता है, पॉपुलर चेहरे देखना चाहता है, और वही उसके लिए वो 500 रुपए, 1000 या 1500 रुपए खर्च कर सकता है। तो मेरी जैसी फिल्म जिसमें कोई स्टार नहीं है, कंटेंट हो सकता है, कंटेंट भी वो देख के तय करेगा अच्छा है नहीं है, जो भी है, तो वो रिस्क कोई भी आदमी सिनेमा हॉल में जाकर मेरी फिल्म देखने के लिए नहीं लेगा। तो ओटीटी डेफिनेटली वो एक विंडो ओपन हुई है हमारी जैसी फिल्मों के लिए। तो ये कई तरह का अवसर हर स्टेक होल्डर के लिए निकल के आए हैं, और निश्चित रूप से ओटीटी इज गोइंग टू स्टे, वो कहीं जाने वाला नहीं है। बॉक्स ऑफिस सिनेमा हॉल खुलने की बात हो रही है, आज ही ज्ञापन दिया है राजस्थान में मुख्यमंत्री को सिनेमा ओनर्स ने कि थिएटर जल्दी खोले जाए। तो ये चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उससे जो एक रास्ता खुल चुका है, वो पानी एक बार अपना जगह बना चुका है, तो अब वो वहां वो बंद होने वाला नहीं है, उसे रोकना मुश्किल है। तो ये चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से एट सम पॉइंट ये पैरेलल दोनों ऑप्शंस दर्शकों के पास उपलब्ध रहेंगे। जी सर। अविनाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बीच में मैं आपसे पूछ भी रही थी कि जैसा कि सेशन का नाम भी है कि ओटीटी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो लाया ही है लोगों के लिए, देखने वालों के लिए भी और बनाने वालों के लिए भी, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। इंडिया इतने सारे
रिलीजन्स और इतने सारे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं बहुत सारे पोर्ट्रेल्स को लेके। तो आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा बन रहा है कि उस पे क्या किसी मॉनिटरिंग बॉडी की किसी भी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में या इनडायरेक्ट वे में किसी मॉनिटरिंग की जरूरत है, या इंडियन ऑडियंसेस आपको लगता है कि इतनी मैच्योर है जो खुद देख सके और खुद उस मतलब खुद देख सकती है, क्या इतनी मैच्योर है इंडियन ऑडियंस? हम एक खुले लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और जिसमें मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी के लिए कोई मॉनिटरिंग बॉडी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक पेंटर अपने तरीके से पेंटिंग बना सकता है, एक कहानीकार अपनी तमाम समझदारी और अपनी तमाम आजाद ख्याली के साथ कहानी लिख सकता है। तो एक फिल्मकार जो कि किस्सा गोई के एक दूसरे किस्म के फॉर्म को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसके लिए इतनी सारी बंदिशें क्यों होनी चाहिए? तो एक तो अजय जी और अजित राय की बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी किस्म की सेंसरशिप, किसी भी किस्म की मॉनिटरिंग बॉडी का कोई जो है वो मसला नहीं है। जहां तक जन भावनाओं के आहत होने का मसला है, तो आप ये गौर करेंगे कि किसी इंडिविजुअल की जन भावनाएं आहत नहीं होती। सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत चीजें होती हैं कि क्या चीजें हमको शूट कर रही हैं, क्या चीजें नहीं शूट कर रही हैं। पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हैं वो ओटीटी पे आई जो सिनेमा के कैनवास पे हम डील या डिलीवर नहीं कर सकते थे जिसको। जैसे उसमें से एक कमाल की कहानी अभी हंसल मेहता साहब ने कही, हर्षद मेहता पे, सोनी लिव पे, स्कैम 1992, है ना। वो क्या है कि एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी जो है विलन नहीं है, पूरा सिस्टम जो है वो विलन है ना। सिस्टम को टारगेट करने की बात है। उसी तरह एक और बहुत अच्छी वेब सीरीज जो है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अजित राय बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को गालीनुमा अंदाज में कुछ कह रहे थे, मैं उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि बहुत संजीदगी से यहाँ काम करने वाले लोग हैं, काम कर भी रहे हैं। तो पाताल लोक आपने देखा होगा कि एक सामान्य सी कहानी के भीतर जो है कई लेयर्स में पॉलिटिकल डिस्कोर्स आए हैं, जिसको लेकर के भी विवाद हुआ, जिसको लेकर के भी जन भावनाएं आहत हुई। लेकिन अगर उन भावनाओं को अंडरलाइन करके और उस तरीके से दबाव बना करके आप फिल्म मेकर्स पे लागू करेंगे तो इस तरह की चीजें नहीं आ सकती हैं। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि सिनेमा केवल एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है इंडिया में, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग सिनेमा, और सिनेमा एक कहीं ना कहीं एजेंट ऑफ सोशल चेंज भी रहा है, और खासकर इंडिया में इतना बड़ा मास सिनेमा को देखता है, उससे प्रभावित होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं फिल्म्स के शुरू में स्मोकिंग को लेकर और इस तरह से बहुत ज्यादा वो आपको वार्निंग्स भी देते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है एज अ फिल्म मेकर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट मेकर्स की, राइटर्स की, फिल्म मेकर्स की बनती है? नहीं, देखिए वो सब जब आप एक देश के नागरिक होते हैं और उस देश में कोई कहानी कहने की कोशिश करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो एक जिम्मेदारी आपके भीतर भी रहती है ना। जरूरी नहीं कि आपको याद दिलाया जाए कि आप जिम्मेदार रहें तभी आप जिम्मेदार हो सकें। मुझे लगता है कि ये कुछ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके प्रचार का एक पंपलेट जो हो वो डाल देते हैं हर फिल्म में कि आप ये न करें, वो न करें। क्योंकि अगर हमने किसी पशु को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं विजुअल मीडियम में, तो उसको लेकर के कई बार जो है वो मेनका गांधी जैसे लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो उन सब को की जो भावनाएं हैं उसको तुष्ट करने के लिए जो है सरकार ये कहती है कि आप ये डालो कि आपने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, या जो कहानी आप कह रहे हो ये किसी को टारगेट नहीं कर रही है। आप जैसे अभी कल परसों हम लोग किसी राइटर से डील कर रहे थे कॉपीराइट को लेकर के, तो वहां पे बात हुई, उसने कहा कि ये कहानी जो है ना वो बेस्ड ऑन रियल लाइफ पे है। तो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि इसको बेस्ड ऑन रियल लाइफ के बजाय जो है इंस्पायर्ड ऑन कर दीजिए तो ज्यादा हम सेफ रहेंगे। तो
ये जो सिनेमा है या सिनेमा की जो क्रिएटिविटी है, जिसको आप मतलब सोशल चेंज के लिए भी आप कह रहे हैं कि ये काम आता है, कहानी या पेंटिंग के साथ क्या है कि आपके पास कागज हो और कूची हो तो आप सारी, या कलम हो तो वो चीजें आप लिख सकते हैं, पर सिनेमा बनाने में पैसे लगते हैं, बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगती हैं, तो उन चीजों की चिंता करने के चक्कर में जो है ये सारे बाउंड्रीज जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। सिर्फ अगर फिल्म मेकर हो और ऑडियंस हो, उसके बीच में अगर पैसा ना हो तो ये सारी चीजें मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो बेसिकली फिल्म मेकर्स के लिए चुनौती ये है कि वो सामाजिक जिम्मेदारी, अंडर इन्वर्टेड कॉमा, और बाजार, इन दोनों के बीच में अपनी कहानी किस चतुराई से हम कह सकते हैं और अपनी जो पॉलिटिक्स है किस चतुराई के साथ हम उसको जाहिर कर सकते हैं, ये पूरी कोशिश जो है वो होती रही है सिनेमा के माध्यम से। अब ओटीटी में ज्यादा संभावनाएं हैं तो ज्यादा हो रही हैं, है ना। आप देखिए जैसे पंचायत जैसा मतलब किस्सा गोई आती है, बंदिश बैंडिट्स जो कि जोधपुर में शूट हुई है, बहुत अच्छी कहानी है, या 4 मोर शॉट्स जैसी चीजें आती हैं। तो आप एक जिसका जिक्र कर रहे थे पाब्लो एस्कोबार के संदर्भ में, जो विक्रम चंद्रा की किताब के बारे में जो बता रहे थे अजित राय जी, तो ये भी चीजें हैं कि ओरिजिनल, अगर हमारे यहाँ किताबों पे भी काम बहुत कम हुआ है, आप हॉलीवुड में देखें तो अच्छी किताबों पे काम हुआ है, हमारे यहाँ किताबों पे काम नहीं हुआ। अगर अनुराग कश्यप ने विक्रम चंद्रा के नॉवेल पे एक काम करने की कोशिश की है, वो अच्छी बुरी जो भी है उसको हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए कि हाँ भाई मतलब काम तो किया उसने, शुरुआत तो की। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारे उपन्यासों के विजुअल तब्दीली में जो है वो एक बड़ा रास्ता लेकर के आया है। और जब हम उपन्यास, ऐसे उपन्यास जैसे भीष्म साहनी ने जो उपन्यास लिखे, या फिर यशपाल ने जो उपन्यास लिखे, या फिर मतलब ऐसे बुलंद उपन्यास अगर हम ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक नया नियम उन्हीं कहानियों के लिए लागू होगा जो वहां पे लागू नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इसकी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बॉलीवुड के लोग जो हैं जितने प्रोग्रेसिव तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कहानी भी बहुत साहस पूर्वक कही जाती रहेगी, मुझे लगता है। जी सर, अजित जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप इसे कैसे देखते हैं, जो ओटीटी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, आए दिन बवाल खड़े होते रहते हैं, कुछ एक वर्सेस एक पर हुआ, तांडव पर बहुत रिसेंटली हमने देखा, तो हाउ डू यू सी द सिनेरियो? देखिए, जो अभी सर फिल्म के बारे में चर्चा हुई, गजेंद्र ने शायद कहा, तो सर फिल्म का प्रीमियर शो मैंने कान में देखा था, क्रिटिक वीक्स में थी, और सर एक बहुत ही अद्वितीय फिल्म रोहिना गेरा ने बनाई थी। और ये जो बात है कि जैसे अविनाश कह रहे थे कि हमारे यहाँ किताबों पर काम बहुत कम हुआ है, ये सच बात है। दुनिया में वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री इस बात को बताती है कि दुनिया में 80% जो महान फिल्में बनी हैं वो किताबों पर बनी है। चाहे आप डेविड लीन की डॉक्टर जिवागो ले लें, या गॉडफादर ले लें फ्रांसिस फोर्ड कपोला की, या बहुत भी अभी भी आज की दुनिया में जो बड़े फिल्मकार हैं, यहाँ तक कि जो रोमन पोलांस्की, माइकल हेनेके और पेड्रो अल्मोदोवार हैं, वो सारे लोग, बहुत दुनिया के नामी फिल्मकार, वो किताबों पर फिल्में बना रहे हैं क्योंकि किताब जरूरी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और अजय जी तो हमारे इस फिल्म समीक्षा और फिल्म विधा के भीष्म पितामह हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी, बॉम्बे के बारे में मेरी जानकारी कम है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि आप देखें तो हॉलीवुड में कोई भी फिल्म बड़े बजट की बनती है, यदि 100 करोड़ की फिल्म होती है तो उसमें 25 करोड़ यानी कि 25% खर्चा स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च पर होता है। तो हमारे यहाँ सबसे कम खर्चा और बजट स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च पर होती है, इसलिए कुछ भी उलझलोल लिख देता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे यूरोप में और अमेरिका में लोग पूछते हैं कि हमारी फिल्में इंटरवल के बाद क्यों झूल जाती हैं, क्योंकि हम उसको ठीक से, उसको ट्रीटमेंट नहीं, कहानियां सबके पास हैं, लेकिन उसको अंत तक
पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने सबसे टैलेंटेड एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा, जिसको कहते हैं जब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टैलेंटेड एस्पेक्ट है, उसको हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है। यानी कि जो स्टार ड्रिवन सिनेमा है, जिसके अंत की घोषणाएं हम सब कर रहे हैं, और मैंने संजोग से अंत उसका हो भी जाए और हम सब देखेंगे अपने सामने ही, क्योंकि वो। और जो दूसरी बात आपने पूछी, सिनेमा समाज को बदलता है और क्रांति करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, ऐसा नहीं। इस पर एक सत्यजीत रे और बर्गमैन की एक मुलाकात है, जिसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसमें बर्गमैन एक बार कोलकाता में सत्यजीत रे से मिलने गए और उन्होंने देखा कि वहां इतने गरीब हैं, अपंग हैं, सड़कों के दोनों ओर लोग भीख मांग रहे हैं, और वो एक साइकिल रिक्शा नहीं था, वो जो आदमी वाला रिक्शा था, जिस पर एक आदमी बैठा है, दूसरा आदमी खींच रहा है। तो बर्गमैन ने रे से पूछा कि रे, तुम इसको बदलने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? सत्यजीत रे का जवाब था कि मैं अपने रक्त का आखिरी कतरा भी यदि दे दूं, फिर भी मैं इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। मेरा काम ऐसा सिनेमा बनाना है जो लोगों को प्रेरित करे कि वो सिस्टम को बदले। यानी कि मेरा हमेशा कहना है कि सिनेमा समाज को नहीं बदलता, वो लोगों को बदलता है, और लोग फिर समाज को बदल देते हैं। ऐसा बहुत दुनिया के हर देशों में तो हुआ है। आप देखिए कि ईरान में जो अभी पिछले साल ईरानी सरकार ने लड़कियों को फुटबॉल मैच देखने की आजादी दी थी, इसकी डिमांड एक फिल्म ने की थी 2006 में, जिसका नाम है ऑफ साइड, और जिसके डायरेक्टर हैं जफर पनाही। जफर पनाही 15-16 साल पहले या करीब 12 साल पहले इस सवाल को उठाते हैं कि लड़कियों को फुटबॉल मैच देखने की आजादी क्यों नहीं है। दुनिया में बहुत सारा हुआ, और अभी भी जब आप ईरान जाएं और सोवियत संघ जाएं, तो वहां आपको पता चलेगा कि सिनेमा ने क्या परिवर्तन किया है। हमारे देश में ये उल्टा हो गया। जैसे हमारे देश में जय संतोषी माँ नामक फिल्म बहुत सुपरहिट हुई और उसने अंधविश्वास की एक झड़ी लगा दी। हमारे देश में जितनी भी इस तरह की फिल्में जो समाज पर असर डालती हैं और कैसे डालती हैं, ये अजय ब्रह्मात्मा जी डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ने और नए प्लेटफॉर्म ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो एक अवसर हमारे देश के करोड़ों नौजवानों को दिया है, जिनके पास थोड़ी सी समझ, जिसको शेखर कपूर कहते हैं कि सिनेमा का खेल बदल चुका है, वो इसलिए बदल चुका है कि टेक्नोलॉजी अब सबके हाथ में आ गई है। जिसको नॉन चॉम्स्की ने सबसे पहले इसको अमेरिका के MIT में उसने ये थियराइज किया था कि टेक्नोलॉजी सत्ता के बरक्स आम आदमी को शक्तिशाली बनाती है, और उसमें अब करोड़ों करोड़ नौजवान हमारे देश के अपने मोबाइल से फिल्में बनाकर इंटरनेट के थ्रू दुनिया के बीच जा रहे हैं, और उनमें से अधिकतर लोग पहले असफल हो रहे हैं, फिर सफल हो रहे हैं। तो ये एक सिनेमा का एक विराट लोकतंत्र मैं देख रहा हूं हिंदुस्तानियों का, जो कि चीन में नहीं ऐसा संभव हुआ है अभी। हालांकि चीन की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसलिए संभव हो पाया है कि हमारे नौजवानों के पास, उनके घर आंगन के पास कहने के लिए अनंत कहानियां हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका में कहानियों का अकाल है। इसलिए वो ज्यादातर अमेरिका फैंटेसी की ओर जा रहा है और वो कल्पनाओं में जा रहा है। हमारे पास इतनी कहानियां हैं। सिनेमा क्या करता है? सिनेमा इज आफ्टर ऑल स्टोरी टेलिंग इन डिफरेंट वे। तो वो मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों तक देखिए, इंतजार कीजिए, हमारे नौजवान इस सिनेमा का न सिर्फ चेहरा बदल देंगे, बल्कि इसकी पूरी दुनिया को ही बदल देंगे, और वो सकारात्मक होगा। और उसके बाद भारतीय सिनेमा का अपनी जमीन से जुड़ा हुआ एक बहुत विराट दृश्य दुनिया के सामने आएगा, जो सचमुच में इस समाज के लिए हितकर होगा। शुक्रिया। जी सर। अजय जी, आप इस स्थिति पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा विवाद जो है वो बकवास है, वितंडावाद है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन आप देखें कि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो विभिन्न मीडिया हाउसेज में बैठी हुई हैं और सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सरकार की नुमाइंदगी करती हैं। वे ऐसे, आप देखें कि ये विवाद खड़ा कहाँ से हो रहा है। अगर आप उसकी जड़ों में जाएं इन विवादों की, तो पता चलेगा कुछ खास किस्म के लोग हैं, कुछ खास समूह के लोग हैं जिनको सारी समस्याएं हैं। आप दर्शकों को कोई समस्या नहीं है।
आप दर्शकों के पास तो स्टॉप बटन है, अगर उसको चीज पसंद नहीं आ रही हो स्टॉप बटन दबा देगा, शिफ्ट कर जाएगा, कुछ और देख लेगा, इररिलेवेंट उसके लिए जो होगा वो नहीं देखेगा। सेल्फ सेंसरशिप भी क्या है? सेल्फ सेंसरशिप दर्शकों के बीच भी होनी चाहिए, सेल्फ सेंसरशिप फिल्म मेकर के बीच भी होनी चाहिए। ये सरकार बीच में कहाँ से आ जाती है नाक घुसाने के लिए, और आईएनबी मिनिस्टर कैसे कॉग्निजेंस ले लेता है तुरंत, कहीं एफआईआर हुआ तो एफआईआर के मैंने बार बार लिखा भी कि किसान बैठे हुए इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, और आगरा के एक छोटे से थाने में जाके कोई शिकायत करता है तुरंत आईएनबी मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाती है। तो मंशा साफ है, सिस्टम क्या चाह रहा है ये साफ है, और सिस्टम किस तरीके से नकेल डालना चाहता है। इसमें तो एक लंबा विवाद सुशांत के मृत्यु के बाद हुआ। सुशांत के मृत्यु के बाद से जिस तरीके से सिनेमा को टारगेट किया गया, उस टारगेट करने के पीछे यही सारी वजहें थी जो जमा होकर के एक साथ आई। वास्तव में हुआ क्या है कि पिछले 60-70 सालों में जब से आजादी हुई है, सिनेमा ने समहाउ अपनी एक सेक्युलर इमेज बना ली है, और यहाँ पे काम करने वाले लोग निश्चित रूप से उन दक्षिणपंथियों से ज्यादा जागरूक और प्रगतिशील हैं। मैं नहीं कहूंगा वामपंथी हैं या राजनीतिक रूप से सचेत हैं, राजनीतिक रूप से ये अराजक है ज्यादातर लोग, लेकिन प्रगतिशील सोच के हैं, और अराजकों में भी प्रगतिशील होते हैं। तो ऐसा है। अब समस्या सिस्टम की है, सिस्टम जो एक खास पार्टी का बना हुआ है, एक खास विचार के लोग हैं, उनको लगता है कि यार हमने मीडिया को नकेल डाल दी, हमने तमाम इंस्टीट्यूशन को नकेल डाल दी, तमाम एकेडमी को नकेल डाल दी, ये फिल्म मीडियम हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। और ये सचमुच पकड़ में नहीं आएगा कि क्योंकि ये कहीं भी सरकार से संपोषित नहीं है। एक पद्मा अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड के अलावा फिल्म बिरादरी को सरकार कुछ नहीं देती है। फिल्में खुद बनती हैं, फिल्मों का अपना बाजार होता है, फिल्म अपने दर्शक क्रिएट करती है, फिल्में अच्छी होती हैं, दर्शक को चलती हैं, फिल्में लोकप्रिय होने के अलग अलग कारण हैं। उसमें हम जाएंगे तो एक दूसरी डिबेट शुरू हो जाएगी कि सलमान क्यों पॉपुलर है, शाहरुख क्यों पॉपुलर है, नसीर क्यों नहीं पॉपुलर है। ये एक अलग डिबेट का विषय है। वो हमारे सौंदर्य बोध, सौंदर्य दृष्टि और जो सिनेमा का गढ़ा है, बनाया है हमने, दर्शकों को दिया है, उससे निर्मित हुआ है। लेकिन जहां तक रही बात सिनेमा पर लांछन लगाने की बात, सिनेमा पर दोषारोपण करने की बात, सिनेमा को घेरने की बात, वो अभी जारी है और जारी रहेगी अगले समय में। अब ये स्थिति, लेकिन जैसा कि महेश भट्ट कहते हैं और तमाम दूसरे लोग कहते हैं कि जब जब मुश्किलें बढ़ती हैं, जब जब सेंसरशिप बढ़ता है, तब तब फिल्म मेकर, राइटर ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा सांकेतिक तरीके से अपनी बात कहते हैं, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात करते हैं। जैसा कि ईरान में हुआ, शुरू के दिनों में कोरिया में हुआ, चीन में हो रहा है अभी, और बाकी देशों में हो रहा है जहां भी इस तरीके की पाबंदी। रसिया में जब सोवियत संघ मजबूत था तब भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो कम्युनिज्म की विसंगतियों की बातें करती हैं। तो ये सारी चीजें संभव हैं, और फिल्म मेकर के पास तो इतना बड़ा टूल है जो उसको निश्चित रूप से आगे ले जाएगा। और जैसा कि अविनाश ने कहा कि कागज और कलम की तरह सस्ती हो जाए फिल्में, तो ये मृणाल सेन ने ये बात कही थी कभी कि कागज और कलम की तरह सस्ती हो जाए तो हम लोग ज्यादा आसानी से ज्यादा अच्छी फिल्में बना पाएंगे। तो अब हो चुकी हैं वो चीजें। अभी कागज कलम की कीमत पे तो नहीं, लेकिन मोबाइल है, बाकी सिस्टम है, और फिल्में बन रही हैं, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं। हमने पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से फिल्में बनी है, पिछले दिनों आई हैं, और कैसे वो सोशल मीडिया पर आई है। सर का उदाहरण है, और भी बहुत सारी फिल्मों का उदाहरण है। इसके अलावा एक बहुत रेलिवेंट बात हुई है कि सिनेमा की कहानी में परिवर्तन आया है। अजीत राय चूंकि हिंदी फिल्में नहीं देखते हैं और बॉम्बे की फिल्मों से परहेज करते हैं, उनको थोड़ी सी मलेरिया हो जाता है उससे, तो वो एक समस्या उनकी अपनी है। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों के पिछले साल की तमाम फिल्में देखें, मैंने पिछले दिनों एक निबंध तैयार किया जिसमें तमाम नायिकाओं को देखा, और 10-12 फिल्में ऐसी हैं जो पॉपुलर हुई हैं, उनमें कोई भी नायिका प्रेम नहीं करती है, जो सो कॉल्ड रोमांस के पीछे नहीं भागती है, न प्रेमी के इंतजार में बैठी हुई है। हर लड़की कामकाजी है, हर लड़की कुछ कर रही है, हर लड़की कहीं कहीं अपने वजूद, अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। ये कंटेंट का बदलाव है, और ये वेब सीरीज में,
ओटीटी पर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अब उन्हें ये चिंता नहीं है कि सिनेमा घर में 2 गाने नहीं होंगे, 2 आइटम नहीं होगा तो दर्शक नहीं आएंगे। दर्शक तब भी आते थे, लेकिन उनकी संख्या कम रहती थी। और ज्यादातर लोग जो डेवलप किया है, जैसे सौंदर्य दृष्टि हमने डेवलप किया है, वहां जाहिर सी बात है सलमान खान के कमर मटकाने पर लोग ज्यादा फिदा होते हैं। वहीं नसीर की बातें सुनने में उनको दिक्कत महसूस होती है, इरफान की बातें सुनने में उनको दिक्कत होती थी। तो ये एक शिफ्ट तो हो ही रहा है, जैसा कि अजित ने भी कहा, अविनाश ने भी कहा, गजेंद्र ने कहा, सबने इस बात को स्वीकार किया कि दर्शकों की सोच में भी शिफ्ट हुआ है, फिल्म मेकर की सोच में शिफ्ट हुआ है, और भविष्य में हम बेहतर सिनेमा की ओर जा रहे हैं। जहां तक दर्शकता की बात है, ऑडियंस की बात है, तो एक चीज यहाँ गौर करने की जरूरत है कि 130 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ लोग भी सिनेमा नहीं देखते हैं। देश में जो सबसे ज्यादा फिल्म देखी गई है, पीके और 3 इडियट्स, वो भी 3 करोड़ लोगों ने देखी है। तो ओटीटी आने के बाद भी ऐसा नहीं, मैं 80 करोड़ के आंकड़े पे यकीन नहीं करता कि 80 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा। ओटीटी ने भी एक हायरार्की तय कर ली है अभी। ओटीटी पर जैसे कि हम मान के चलते हैं कि नेटफ्लिक्स पे ज्यादा बेहतर सिनेमा आता है, अमेजोन पे उससे थोड़ा कमतर आता है, और मैक्स पे फ्री का आता है, उल्लू पे कुछ पता नहीं क्या आता है। तो लेकिन ऑडियंस ने क्या किया है, ऑडियंस ने कह दिया नेटफ्लिक्स तुम देखो, तुम्हारी चीज है, हम तो उल्लू देखेंगे, हम तो अल्ट बालाजी देखेंगे, हम तो वैसी फिल्में देखेंगे। तो बी और सी जो फिल्में बनती थी पहले, उनका एक ऑडियंस होता था छोटे शहरों में, वेब सीरीज पर भी ऐसी चीजें बन रही हैं और उसका भी ऑडियंस है। हमें इस चीज का स्वागत करना है कि कंटेंट कितना क्रिएट हो रहा है, और आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस है मैं कोई वेब सीरीज देखूं ना देखूं, मेरी चॉइस है मैं कोई फिल्म देखूं ना देखूं। पेशेवर क्रिटिक होने के बावजूद अब मैं ये तय कर सकता हूं कि मुझे ये शो देखना है, ये शो नहीं देखना है, खास करके रिटायरमेंट के बाद, कि मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है कि इस फिल्म का रिव्यू जाना ही जाना है। तो अपनी चॉइस से चीजें देख सकते हैं, जो अच्छी लगेगी देखो। अब तो ये सारी छटाई का काम भी दर्शकों को मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट कम है इसमें, जैसा कि सबने कहा कि 600 रुपया एक टिकट का लगता है, यहाँ 600 रुपये पूरे साल में जितनी फिल्में देखनी है देख लो। एक दिन में अगर 4 फिल्म देखने की कैपेसिटी है हमारे आपकी, तो देखिए हमारे मित्र हैं असीम छावड़ा, उन्होंने पिछले साल 435 फिल्में देखी। ये ओटीटी से ही संभव। एक क्रिटिक 435 फिल्में देख रहा है, क्या मतलब सुखद संयोग है, तो जन्नत हो गई ना हमारे लिए। ये ओटीटी से ही संभव हुआ है। जी निवेदिता। जी सर। निवेदिता जी, अजय जी की बात में 2 चीज मैं जोड़ूंगा। एक तो ये जोड़ना चाहता हूं कि जो कह रहे थे कि सिनेमा एक सेकुलर प्रोग्रेसिव और वो सब है, मैं उससे सहमत हूं कि सिनेमा अपने फॉर्म में ही प्रोग्रेसिव सेकुलर डेमोक्रेटिक विधा है। उसमें आप बताइए कि दुनिया का कोई भी महान सिनेमा मनुष्यता के खिलाफ नहीं बना है, वो हत्या के पक्ष में नहीं बना है, वो शोषण और अत्याचार के पक्ष में नहीं बना है। तो जो भी, जैसे जर्नलिज्म के बारे में चाहे लाख आप लोग कहें कि आज गोदी मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो जर्नलिज्म है उसके डीएनए में है रिवोल्ट और सच्चाई के साथ जीना और सच्चाई के लिए जान देना। उसमें बाई एंड लार्ज कुछ होता है। इसलिए सिनेमा वर्ल्ड लेवल पर, मैं 3 देशों का केवल उदाहरण देकर, एक तो मेरी बात यह है कि सरकार ये डिमांड करनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को कि सरकार सिनेमा के नाम पर जो टैक्स लेती है उसका सिनेमा की बेहतरी के लिए क्या इस्तेमाल करती है। आप देखिए कि जब से ये टैक्सेशन शुरू हुआ, और हम लोग अपने छोटे कस्बों में देखते थे कि यदि 5 रुपए का टिकट होता था तो उसमें 3 रुपए टैक्स के होते थे, 2 रुपए का टिकट होता था। ये पैसा गया कहां? कई हजार करोड़ रुपए का जो पैसा आता है सरकार के पास, वो जाता कहां है? क्या सरकार सिनेमा की बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल करती है या किसी दूसरे मद में उसको करती है? मैंने अपने एक हाई कोर्ट के कई दोस्तों को, वकीलों को कहा कि एक जनहित याचिका दायर की जानी चाहिए और उसमें पूछा जाना चाहिए सरकार से, अब तो जीएसटी हो गई, कि टोटल, मैंने अमित राय से भी कहा था कि एक कैलकुलेशन करो और उसको हम लोग देखें कि आखिर सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो एक जैसे फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, इटली ने, दूसरे देशों ने किया है, वो हमारे देश में 1000-150 लोगों की कैपेसिटी का ऐसा छोटा सा ऑडिटोरियम
बुक शॉप और कैफे बना दे उसी पैसे से, जिसमें कि जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की नई फिल्म आए वो लागत खर्च पर रिलीज हो और 5 या 10 रुपए का उसका टिकट हो, और इस तरह से सिनेमा लोगों तक पहुंच जाए। और दूसरी चीज तीन, जैसे कि आप देखिए कि इटली में क्यों इतना इटली का सिनेमा सबसे आगे गया, इसलिए कि वहां का जो टेलीविजन है चैनल, जिसका नाम है राय टेलीविजन चैनल, RAI, राय टेलीविजन चैनल है, उसकी एक कंपनी है राय सिनेमा, जो मैक्सिमम वर्ल्ड क्लास फिल्मों को इटली में प्रोड्यूस किया। उसी तरह इंग्लैंड की जितनी भी महान फिल्में बनी हैं उसमें से अधिकतर को BBC 4 ने प्रोड्यूस किया है। और फ्रांस ने क्या किया है, अभी मुझे प्रकाश हिंदुजा बता रहे थे, उन्होंने मिलवाया भी था, एक ट्रस्ट है यूनी फ्रांस, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, वो सिनेमा से टैक्स में जितना पैसा फ्रांस में आता है उसका 20% रेवेन्यू वो यंग फिल्म मेकर को बिना सूद पर, बहुत लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर फिल्म बनाने के लिए कर्ज देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारा 130 करोड़ का देश है और इतना बड़ा सिनेमा का टैक्सेशन है, ये टैक्स का जो कई हजार करोड़ रुपया आता है, सरकार उसका यदि 20% भी पैसा करके और वो साल में 100 प्रतिभाशाली नौजवानों को आइडेंटिफाई करके वो पैसा उनको फिल्म बनाने के लिए दे दे, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हम हर साल 100 प्रतिभाशाली नौजवान फिल्म मेकर्स तैयार कर पाएंगे। जी निवेदिता जी, मुझे बस यही कहना था। थैंक यू सर। गजेंद्र जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, कंट्रोवर्सीज और प्लेटफॉर्म्स, और क्या कोई सेंसरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर हालांकि अविनाश जी ने अपनी बात कही दी थी कि दर्शकों को कोई समस्या नहीं है। अब ये तो एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा होता है। आज राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ अब स्थिति ये हो गई है कि हम लोग किसी राजपूत हीरो पर फिल्म ही नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमने फिल्म बनाई तो सबसे पहले तो करणी सेना से डील करना पड़ेगा। और करणी सेना को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट में क्या है, आप कितना ईमानदारी से फिल्म बना रहे हैं, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि उनको कितना लेवरेज उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला है और किस तरह की डील वो कर पाएंगे सिनेमा फिल्मकार से या फिल्म प्रोडक्शन हाउस से, और उनको कितना पैसा मिलेगा। तो ले देके वो एक न्यूसेंस वैल्यू है जिससे आपको डील करना पड़ेगा अगर आप ऐसे किसी विषय पर यहाँ पर फिल्म बना रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से इसको लेता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। अब चाहे वो सेंट्रल लेवल पे प्रोपेगेंडा फिल्म को लेकर कोई बात हो या यहाँ पर किसी के कोई इंटरेस्ट हो, वेस्टेड इंटरेस्ट हो, वो काम करते हैं। बाकी दर्शक तो इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय जी ने बताइए कि उसे अगर समझ में नहीं आएगी तो वो फिल्म को बंद कर देगा, दूसरी फिल्म देख लेगा। उसके पास इतने ऑप्शंस हैं, तो इससे ज्यादा अहमियत मेरी नजर में इस मुद्दे की है नहीं। जी सर, मेरे पास और भी सवाल थे, लेकिन मुझे लगता है हम ऑलरेडी काफी समय हो गया है। जी हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी PLF की तरफ से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन दिस वेरी ग्रिपिंग एंड वेरी मीनिंगफुल, आई थिंक, सब्सटैंशियल टॉक। और काफी OTT से जुड़े काफी मुद्दे आजकल आते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये टॉक शायद लोगों को थोड़ा सा कुछ बता पाए, थोड़ा सा इवॉल्व कर पाए इस सब्जेक्ट से जुड़ा। क्योंकि लेकिन निवेदिता, सवालों को लेकर रैपिड फायर कर ले, एक एक लाइन में सवाल पूछे, एक एक लाइन में जवाब दे देंगे सबको। ठीक है सर, मैं सोचती हूँ कि अगर आप एक एक लाइन लास्ट में अगर ये बता सकें कि आपकी फेवरेट फिल्म या कोई ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है कि ये OTT का बहुत ही एक बेस्ट कंटेंट है और ऐसा कंटेंट वेलकमिंग है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। स्कैम 19 जैसे अभी स्कैम 19। हाँ सर, आप बताइए अविनाश जी। स्कैम 1992। हाँ अजीत जी। देखिए, ये तो सबका उत्तर एक ही होगा। अभी तक जो हिंदुस्तान में जो बेस्ट कंटेंट आया है OTT पर, वो हंसल मेहता का स्कैम 92 है। अच्छा सर, इसमें जैसे मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे किताबों पे फिल्म बनाने की, तो अ सूटेबल बॉय जैसी सीरीज अब वो OTT पर अवेलेबल है, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पर फिल्म बनाना अदरवाइज संभव ही नहीं था। तो एक इतनी अच्छी किताब पर एक सीरीज अब हमें देखने को मिल रही है, तो वो एक वाकई में उपलब्धि है OTT की। और बाकी दूसरी है व्हाइट टाइगर जैसी चैलेंजिंग, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हीरो, तो वो भी एक कंटेंट ऐसा है जो OTT पे अभी आया है, तो वाकई में वो
अदरवाइज सिनेमा हॉल में उसको देखना मेरे ख्याल से संभव नहीं था। अजय जी, व्हाट्स योर बेस्ट? वेब सीरीज में मैं गुल्लक का नाम लूंगा अभी, कि गुल्लक 2 देखा जाना चाहिए। और फिल्मों में नाम लूंगा द ग्रेट इंडियन किचन, अभी फिल्म आई है, ये मलयाली फिल्म है और नी स्ट्रीम पर स्ट्रीम हो रही है, और ये खास करके सभी पुरुषों को जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें अपने गिल्ट का एहसास हो। Thank you, sir. Thank you so much for participating in this conversation. Thank you, sir. Thanks on the behalf of PLF. Thank you.